हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिपटाइट स्ट्रगल और चोलास किंग, यानी कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर हमने जो कंटेंट यूज़ किया हुआ है ये एनसीईआरटी की बुक से हमने लिया है, इसीलिए यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेंगी, वरना कई बार अलग अलग बुक्स में हिस्ट्री को लेकर डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन मिलता है, यानी कि कहीं सन को लेकर कोई वेरिएशन होता है। लेकिन एनसीईआरटी का कंटेंट जो है बहुत ही अच्छा रहता है और एग्जाम्स में भी इससे ही क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपटाइट स्ट्रगल्स एंड चोलास किंग के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगर आप मेडिवल इंडिया, एंशियंट इंडिया या फिर मॉडर्न इंडिया किसी से भी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि ट्रिपटाइट स्ट्रगल हुआ था वो किन किन राजाओं में हुआ था, तो ये हुआ था पलाज में, राष्ट्रकूटाज में। तो यहाँ पर ये जो और चालुक्याज में, पलास, चालुक्यास और राष्ट्रकूटाज, यहाँ पर इन तीन राजाओं के बीच ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और एक्चुअल में ये हुआ क्यों था, ये कन्नौज राज्य को लेकर हुआ था। Many dynasties emerged during 7th century. By the 7th century, there were big landlords of various chiefs in different regions of the subcontinent. Existing king often acknowledged them as their subordinates or samantas. यानी कि 7th century तक कई डायनेस्टी जो है वो एक दूसरे में emerged हो गई थी, मिल गई थी। बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई डायनेस्टियों को अपने राज्य में मिला लिया था और यहाँ पर उन्होंने समंत अपॉइंट किए थे अलग अलग राज्यों के लिए। As these samant gained power and wealth, they declared themselves to be a महासमंत, महामंडलेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ रीजन। और उन समंत ने खुद को महासमंत और महामंडलेश्वरा यानी कि जो उस रीजन या सर्कल का ग्रेट लैंडलॉर्ड होते हैं वो डिक्लेयर किया था। Sometimes they asserted their independence from their overlord. Rashtrakutas in the Deccan is one such instance. Initially, they were subordinate to the Chalukyas of Karnataka. अब यहाँ पर जो राष्ट्रकूटास थे, राष्ट्रकूटास को सबऑर्डिनेट कौन कर रहा था, कर्नाटक के जो चालुक्यास से। चालुक्यास से वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इन द मिड 8th सेंचुरी, दंतीदुर्ग, a राष्ट्रकूटा चीफ ओवरथ्रू हिज चालुक्या ओवरलोड। यानी कि यहाँ पर 8th सेंचुरी में जो दंतीदुर्ग था, दंतीदुर्ग कौन था, यहाँ पर राष्ट्रकूटास का चीफ था वो। तो अब वो यहाँ पर चालुक्या के राज्य में नहीं रहना चाहता था। In each state, resources were obtained from the producer, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce. यानी कि इन सभी स्टेट में जो रिसोर्सेज थे वो कहाँ से आ रहे थे, जो कैटल कीपर्स हैं उनसे, आर्टिसंस, इन सब से पैसे लेते थे। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं टैक्स इम्पोज किया हुआ था। Prashastis contain detail that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. यानी कि यहाँ पर आप एक किताब थी उस समय पे, प्रयाग प्रशस्ति करके। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कहाँ से आया है, एक्चुअल में ये उस किताब से आया है। ये कहा गया है कि इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति उस समय लिखी गई किताब थी, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में भी जो लिखा है वो लिटरली सब कुछ सही नहीं है। तो उनमें ये लिखा हुआ है कि वहाँ उस टाइम पर जो रूलर्स हुआ करते थे वो किस तरीके से खुद को विक्टोरियस वॉरियर मानते थे, किस तरीके से राज्य करते थे। हाउएवर, ऑथर नेम्ड कलहन, यानी कि composed a Sanskrit poem in 12th century and he was critical about the rulers and their policies. उस टाइम पर जो ऑथर हुआ करते कलहन,
उन्होंने भी संस्कृत में पोयम कंपोज की है 12th सेंचुरी में। उन्होंने भी यहाँ पर रूलर्स की पॉलिसीज के बारे में बताया है, उस समय जो राजा हुआ करते थे। कन्नौज इन द गंगा वैली वॉज अ prized area for centuries. Ruler belonging to the Gurjar, Pratihar, Rashtrakutas and Pala dynasty fought for control over कन्नौज। अब यहाँ पर त्रिपक्षीय इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर कई राजा जो थे उसके लिए लड़ रहे थे। कन्नौज जो जगह है वो गंगा नदी के किनारे है, गंगा वैली, और उस सेंचुरी का काफी अच्छा ये राज्य था, इसलिए इसे लेने के लिए सभी राजा आपस में लड़ रहे थे। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब एज इट एज द ट्रिपेटाइट स्ट्रगल, यानी कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, पलास ये सभी उस कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, और इसी को हिस्ट्री में डिस्क्राइब क्या किया गया है, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष। Rulers also tried to demonstrate their powers and resources by building large temples. अब यहाँ पर जो राजा थे वो अपने राज्य का विस्तार किस तरीके से कर रहे थे, वो बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे थे ताकि प्रजा जो है वो उन्हीं के साथ हो जाए, किसी भी तरीके से वो सिर्फ उससे लेना चाहते थे। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान रूल्ड 997 to 1030 and extended control over Central Asia. Iran and northwest part of subcontinent used to attack these temples including सोमनाथ of Gujarat. अब यहाँ पर जो मोहम्मद ऑफ गजनी आए थे अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान इन्होंने सेंट्रल एशिया तक अपना विस्तार किया, इसके बाद ईरान और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भी इन्होंने अटैक किया। तो जो मंदिर थे उस समय उन पर भी इन्होंने अटैक किया, उनको भी इन्हें तोड़वाया। खासतौर पे जो सोमनाथ का टेम्पल है गुजरात में, ये लॉर्ड शिव को डिनोट है, तो उस मंदिर पे भी इन्होंने हमला करवाया। अल-बरूनी गजनी ट्रस्टेड स्कॉलर वाज मेड टू राइट अबाउट टू सबकॉन्टिनेंट ही कंकर्ड दिस अरेबिक रॉक किताब अल हिंद सॉट हेल्प फ्रॉम संस्कृत स्कॉलर टू। अब यहाँ पर उस समय की जब बात हो रही है तो वहां पर एक गजनी के स्कॉलर थे, अल बरूनी नाम था, ये पोइट थे उस समय के। तो इन्होंने एक किताब अरेबी भाषा में लिखी थी जिसका नाम था किताब अल हिंद। इसमें भी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है और इससे कई संस्कृत स्कॉलर को भी मदद मिली थी। तो उन्होंने बाद में इसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया, तो यहाँ से कई राजाओं के बारे में उन्हें जानने के लिए मिला, महमूद गजनवी के बारे में, गजनी के बारे में जानने के लिए मिला। चौहान्स चहामनाज हु रोल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। उस टाइम पर जो चौहान और चहामनाज थे अजमेर और दिल्ली के राज सिंहासन पर वही रूल कर रहे थे। They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gahadwalas of western उत्तर प्रदेश। यानी कि वो ये चाह रहे थे कि वेस्ट और ईस्ट में भी वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर सकें, लेकिन इसका विरोध किया चालुक्याज ने जो कि गुजरात के थे, और गहादविलास ने जो कि उत्तर प्रदेश वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से थे। द बेस्ट नोन चहामना रूलर वॉज पृथ्वीराज III who defeated an Afghan ruler named मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है। तो जो चहामना एक्चुअली कोई अलग नहीं है, वो चौहान्स ही हैं। उनको चहामनाज भी कहा गया है और चौहान्स भी कहा गया है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो चहामनाज ही एक्चुअली चौहान्स हैं। तो उस समय के जो बेस्ट रूलर थे चौहान डायनेस्टी के, वो थे पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने यहाँ पर 1168 से लेके 1192 तक यहाँ पर राज्य किया था, क्योंकि 1192 में उनका सेकंड बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में, सेकंड हुआ था 1192 में। उसके बाद यहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने यहाँ पर अफगान के जो राजा थे सुल्तान मोहम्मद गौरी, उनको यहाँ 119 में हराया था, लेकिन यहाँ 1192 का जो बैटल था उसे वो हार गए थे। लास्ट में उन्हें कैप्चर कर लिया था, और फिर उनकी लास्ट इच्छा पूछी गई थी, तो उन्होंने यहाँ पर उनकी पहले आंखें भी निकलवा ली थी। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें आखिरी बार तीरंदाजी करनी, वो शब्द भेदी बाण चलाते थे, यानी कि साउंड सुनकर वो बाण चलाया करते थे। तो लास्ट में उन्होंने यहाँ मोहम्मद गौरी को भी शब्द भेदी बाण द्वारा अपने जो उनके फ्रेंड थे चंद्र बरदाई, उनके वर्ड्स पर उन्होंने बाण चलाया था।
और यहाँ पर मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु हो गई थी, पृथ्वीराज चौहान की भी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रगल में ये बताया गया कि ट्रिपिटाइट स्ट्रगल एक्चुअल में क्या था। ये सिर्फ कन्नौज राज्य को लेकर हुआ, राष्ट्रकूटास, पलास और चालुक्यास के बीच में। कई और राजा भी थे जिनके बीच में ये युद्ध हुआ। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो कन्नौज था, कन्नौज के राजा यहाँ जयचंद्र हुआ करते थे पहले। पृथ्वीराज चौहान के आने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे इसके बाद जो कन्नौज के राजा जयचंद्र थे, उनकी बेटी से यहाँ पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई और यहाँ पर वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर युद्ध करने लगे। लास्ट में मोहम्मद गौरी ने भी उन्हें मार दिया था और कन्नौज राज्य मोहम्मद गौरी ने ले लिया था। इसके बाद यहाँ चोला राजा आए, चोलास। तो द विजयला हु बिलोंग टू द एंशिएंट chiefly family of the Cholas from Urayu captured the delta from Muttariyar in the middle of 9th century. He built the town of Tanjore and a temple of goddess Nishum Bhasudini there. यानी कि यहाँ पर जो चोला किंग थे, एक फेमस चोला राजा थे यहाँ पर, विजयला विजयला। तो उन्होंने यहाँ पर तंजावुर में टेम्पल भी बनवाया और अपने एम्पायर को उन्होंने 9th सेंचुरी के मिड तक एक्सपेंड किया। द सक्सेसर ऑफ विजयला कंकर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रू। यानी कि इनके जो सक्सेसर थे उन्होंने भी कई राज्य को अपने राज्य में मिलाया। राजा राज वन थे, कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। यानी कि यहाँ पे चोला राजाओं में सबसे ज्यादा जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे वो राजा राज फर्स्ट थे। ये राजा बने थे 985 एडी में और उसके बाद इन्होंने अपने राज्य को एक्सपेंड किया था। राजा राज सन, राजा राज वन कॉन्स्टिट्यूटेड हिज पॉलिसी। यानी कि यहाँ पर जो विजयला थे उनके सन थे राजा राज, फिर इसके बाद आए राजा राज वन। तो उन्होंने यहाँ पर उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दिस एक्सपीडिशन। यानी कि उन्होंने भी यहाँ पर अपने एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तक अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। द बिग टेम्पल ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजाराज एंड राजेंद्र। यहाँ पर राजा राज जो थे उनके बेटे थे राजेंद्र वन। उनने यहाँ पॉलिसी को फॉलो किया, कंटिन्यू किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिग टेम्पल यानी कि एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया तंजावुर में और गंगईकोंडा चोलापुरम में। Chola temples often become the nuclei of settlements which grew around them, and these temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. यानी कि यहाँ पर इन्होंने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया था ये केवल सिर्फ पूजा के लिए नहीं बनवाए गए थे, बल्कि यहाँ पर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ किया गया। Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. अब यहाँ जो चोला राजा थे उन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड में भी कई नई चीजें लेकर आए थे। Settlements of peasants known as your become prosperous with the spread of irrigation agriculture. Group of such villages formed larger units called Nadu. यहाँ पर एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन फैसिलिटी थी उससे भी इन्होंने विस्तार किया, उसका भी। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू, यहाँ पर उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिसे कहा गया लार्ज यूनिट, उसे कहा गया नाडू। तो जो विलेज काउंसिल थी या फिर नाडू कह सकते हैं, had several administrative functions including dispensing justice and collective tax. तो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ गांव के स्तर पर उन्होंने एक पंचायत का निर्माण किया था। उस समय उसको पंचायत ना कह के नाडू कहा गया और ये इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ पर न्याय हो सके। जो टैक्स जनता से ले जाता है उसे कलेक्ट करने के लिए यहाँ उन्होंने इसे बनाया था। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलेरा कास्ट exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. अब यहाँ पर जो नाडू बनाया गया था उसका सुपरविजन कौन करता था? तो यहाँ पर जो बड़ी कास्ट के लोग हुआ करते थे, पीजेंट्स हुआ करते थे, वो इसे देखते थे। और सुपरविजन में किसकी देखते थे? ये चोला गवर्नमेंट। यानी कि मेन अधिकार तो चोला गवर्नमेंट का रहता था, पर यहाँ पर उसे कंट्रोल करते थे जो बड़ी कास्ट के पीजेंट्स होते थे।
तो यहाँ पर हमने त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि कन्नौज के लिए हुआ था उसके बारे में जान लिया है। और जो चोला राजा थे उन्होंने रूल किया और उनकी फेमस यहाँ पर जो उन्होंने बनवाया ये तंजावुर का टेम्पल था और गंगई कोंडा चोलापुरम का मंदिर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती। थैंक यू।